नमस्कार दोस्तों, रात बाकी बात बाकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार, यानी हमारी जिंदगी के रियल हीरोज का दिन। और हर बार की तरह वादे के मुताबिक इस बार फिर हमारे साथ हैं एक और रियल हीरो। हमारे बीच से ही हमने इन्हें चुना है क्योंकि इनके काम हम सबको प्रेरित करते हैं। और वैसे भी जब हमारे समाज के सच्चे सेवक, सच्चे सिपाही खाकी वर्दी में सजे होते हैं तो उनका जो समर्पण है वो और बढ़ जाता है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो हमारे आज के रियल हीरो में ऐसे ही रियल हीरो हैं जो कभी किसी के लिए देवदूत बनकर किसी की जिंदगी में उतर गए, कभी किसी की जिंदगी में पिता बनकर जो है उतर गए, और ऐसे तमाम चीजों को लेते हुए आगे बढ़ गए। खाकी वर्दीधारी हैं क्योंकि पुलिस विभाग में तैनात हैं, उन्नाव जिले में हैं और उन्नाव जिले में रहकर अपनी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। सबसे मुश्किल होता है कि पुलिस की वर्दी धारण करने के बाद समाज के लिए समय निकाल पाना अलग से। और दोस्तों, पुलिस की वर्दी जब चढ़ती है तो उसका खौफ भी दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डर लगता है पुलिस की वर्दी से, और अक्सर लोग डराते भी हैं। बचपन में हमें भी डराया जाता था कि शैतानी करोगे तो पुलिस आ जाएगी और पकड़ के ले जाएगी। हम सभी अपने बच्चों को डराते हैं, लेकिन क्या वाकई पुलिस इतनी खौफनाक होती है? क्या वाकई हर अच्छे काम करने वाले को या गलत काम करने वालों को पुलिस डराती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस मिथक को वैसे भी तोड़ने वाले तमाम वर्दीधारी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनमें से एक नाम है अनूप मिश्रा अपूर्व का भी। कि इनसे मिलने के बाद जो महसूस होता है वो महसूस होता है कि रिश्तों में पगा हुआ, बंधा हुआ एक ऐसा इंसान जो पुलिस की वर्दी में तो समर्पित है बड़े प्रेम भाव से, रिश्तों में भी समर्पित है बड़े प्रेम भाव से। और ऐसा शख्स जब उतरता है लोगों के बीच तो बड़े अपनत्व भाव से उतरता है। ये बहुत खास बात होती है और बड़े कम लोग होते हैं इस चीज को मैनेज करने वाले। हमने आज अपने श्रोता साथियों से पूछा भी था कि पुलिस की भूमिका के बारे में आपका नजरिया कैसा है, आपका अनुभव कैसा है, जिसमें कुछ पत्र आए भी। तो हम अनूप जी से बात करें उससे पहले इससे शामिल कर लेते हैं। अभिजीत गवहानकर जी ने हमें लिख भेजा कि शालिनी जी नमस्कार। वैसे तो पुलिस डिपार्टमेंट में आमतौर पर पुलिस अफसर बड़े नाम से जाने जाते हैं, कुछ बदनाम होते हैं और कुछ अपनी ईमानदारी से अपना व्यक्तित्व निखार देते हैं। ऐसे एक पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त हैं यवतमाल के राहुल मनवर और सरला मनवर। ये दोनों भी अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। मैं जब ऐसे जाबाज पुलिस वालों को मिलता हूँ तो मन से सलाम करता हूँ। और इन्होंने ये भी लिखा कि देशभक्ति का कोई गीत सुनवाने का कष्ट करें। और इनके साथ इनका पूरा परिवार मेहरनगर उमरखेड़ से, महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही, सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश, सिद्धांत गवहानकर, बंटी और कुमारी ध्वनि गवहानकर परी। एमडी यासीन अंजान जी ने भी लिखा कि रेडियो जंक्शन पर हमेशा कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है और बोनस में फरमाइशी गीत। ऐसे सुंदर प्रोग्राम की पेशकश के लिए शालिनी जी को दिल से दुआ और बधाई। ये वो श्रोता हैं जो दुआएं भी देते हैं। दुआएं इसलिए क्योंकि हमारे बड़े हैं, यानी कि बुजुर्ग व्यक्तियों की लिस्ट में हम शामिल करते हैं। और हमने रेडियो जंक्शन का जो परिवार सजाया है पूरे देश भर में, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे पिता के समान हैं, जो हमारे बाबा के समान हैं। तो उन सबका बड़ा मान और सम्मान के साथ रेडियो जंक्शन हमेशा स्वागत करता है दोस्तों। तो उनमें से ये दुआएं भी हमारे पास पहुंचती हैं, तो आज इनकी दुआएं हम तक पहुंची हैं। एक और पत्र है जो शामिल कर लेते हैं लगे हाथ, जिनके फरमाइश पर जो है हम गाना तो सुनवाएंगे आगे। इन्होंने लिखा है कि आज के कार्यक्रम को जरूर सुनेंगे, इन जाबाज देश के सिपाही अपूर्व जी की दास्तान को और उनकी बहादुरी का जज्बा भी। इनके सम्मान में एक गाना हम डेडिकेट करना चाहते हैं इनको, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। गाने के भाव महसूस कर लीजिएगा दोस्तों कि एक आम आदमी एक पुलिस वाले के लिए कैसे भाव रखता है। गाने तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन गानों में भाव महत्वपूर्ण होते हैं। और इन्होंने ये गुजारिश की है इस गाने से कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, मंजिल पे चल के मिलेंगे कांटे बहार के। तो चलिए इसी के साथ हम आपको मिलवाते हैं इस छोटे से ब्रेक के साथ अनूप जी से। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन।
दोस्तों, हम फिर आपके साथ जुड़ गए हैं और अब हमारे साथ हैं अनूप मिश्रा अपूर्व, पुलिस विभाग के वो सिपाही जो समाज के लिए भी समर्पित हैं और विभाग के लिए भी समर्पित हैं, दिल से दिमाग से पूरी तरह से समर्पित हैं। और खास बात, जैसा कि अभिजीत गवाहड़कर जी ने अपने एक मित्र की चर्चा की कि पति पत्नी समर्पित हैं, वैसे ही अनूप जी भी दोनों लोग पति पत्नी पुलिस विभाग में ही सेवारत हैं। और जब इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो मेरे ध्यान में एक गाना आया था। एक गाना अक्सर हम सुनते हैं सावन के मौसम में, तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो यहाँ पर इनकी जो पत्नी है वो ऐसा कभी नहीं कहती होंगी, वो ये कहती होंगी तेरी पुलिस की नौकरी मेरा लाखों का सावन जो है बन जाए। ऐसा कुछ रहता होगा सिचुएशन कि साथ में पोस्टिंग होती है, साथ में आसपास ही तैनाती होती है, साथ रहने का मौका मिलता है, साथ विभाग है। तो अनूप जी, इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है आज रेडियो जंक्शन के रियल हीरोज में। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। जी। और आपके साथ साथ रेडियो जंक्शन को सुनने वाले सभी लिसनर्स, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों और मेरे जितने भी सीनियर्स लोग हैं, इन सभी को मेरी ओर से सबसे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला हर पल हर कल जो हो मंगलमय हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के संग जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी अनूप जी, हमने आपके कार्यकाल पे जब नजर डाली तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हमेशा से जो प्रभावित करती रहीं, और कहीं न कहीं और लोग तो प्रभावित होते ही हैं, हम खुद आपसे बहुत प्रभावित हुए थे। एक बात हमें एक दिखाई पड़ी थी, एक खबर मिलती थी अक्सर, और हमें सोशल मीडिया पे आज से कई सालों पहले देखने को मिलता था कि कोई पुलिस वाला है और वो पढ़ाता है सड़कों के कोने पे जाकर, कहीं तमाम जगहों पर, रात में कभी दिन में, और वो पढ़ाता है। और उनमें से पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे ऐसे निकले जो खुद भी बहुत अच्छे तैयार हुए और उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया। उसमें से एक आध नाम मुझे याद है, कोई अनुपम नाम था, मैथ उस बच्चे की बहुत अच्छी थी और बहुत अप्रिशिएट किया था। उस घटना से मेरी नजर आप पर पड़ी थी कई वर्षों पहले, और मेरे जहन में था कि कभी जीवन में मौका मिला तो आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, और वो मौके अक्सर मिले। और आज रेडियो जंक्शन पर भी वो मौका मिला कि आज चर्चा की जाए। हमारे बीच में तमाम श्रोता साथियों के साथ लोग बहाने मार देते हैं कि जीवन में मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, और पुलिस की नौकरी में तो और भी समय जो है टाइट रहता है, शेड्यूल टाइट रहता है कि नौकरी है और कोई फिक्स नहीं है कि छुट्टियां कब होंगी। ऐसे में आप स्ट्रीट क्लास चला रहे थे, संचालित कर रहे थे, और 25 सालों से ये कर रहे हैं। आज इतना समय हो गया इसे करते करते। तो मेरे जहन में जो सवाल था उस वक्त और आज भी, कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? शालिनी जी, किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जज्बा और जुनून, या कहिए कि लगन की जरूरत होती है। अगर आपकी लगन है तो आप उस काम को कर देंगे। जैसा कि मैं आपको जानता हूं कि आपकी सुरीली मधुर आवाज के माध्यम से आप लाखों लिसनर्स को जोड़ती हैं, और उस जोड़ने के जरिए से सामाजिक बहुत सारे मुद्दों को, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे बच्चों से जुड़ा मुद्दा हो, या किसी समाज का किसी भी कोई मुद्दा हो, वो अपनी सुरीली माध्यम से आप अपनी आवाज के माध्यम से लाखों लोगों तक उस मुद्दे को बहुत ही सहजता और सरलता से पहुंचा देती हैं। इसी प्रकार हमने भी आज से तकरीबन 25 साल पहले ऐसे बच्चे जो बहुत ही जरूरतमंद हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई आर्थिक तंगी के कारण ऐसी समस्या है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इन सब बच्चों को जोड़ना और मुख्य धारा में लाकर समाज में आगे बढ़ाना, ये मेरे लिए एक चुनौती भी थी और मेरे लिए एक संकल्प था कि मुझे ऐसा करना है। तो बस नौकरी के साथ साथ इस अपने सामाजिक भाव के बीच में मैंने एक सेतु बनाया कि ड्यूटी के बाद जब भी खाली समय मिलेगा तो मेरा समय जो होगा वो इन्हीं बच्चों को समर्पित होगा, इन बच्चों को पढ़ाने में, इनको आगे बढ़ाने में, और इन्हें भी लगे कि हमारे जीवन में उजियार आ सकता है, हम आने वाले कल में अच्छे बन सकते हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो मुझे कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि ये काफिला इतना आगे बढ़ता चला जाएगा और एक
दिन जो मैं चाह रहा हूँ, जिस मंजिल पर इन बच्चों को ले जाना चाह रहा हूँ, ये मंजिल तक ये बच्चे पहुंचेंगे। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से, ईश्वर की आशीर्वाद से, इन बच्चों ने इसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी मंजिल को पाई और कामयाब होकर, जैसा कि अभी आपने एक नाम दिया उस बच्चे का, अनुपम का। तो जब वो मुझसे जुड़ा था तो उसने मेरे काम को देखा और जब वो जुड़ गया तो बहुत सारी चीजों को हमने भी उसको आगे बढ़ाने में काम किया, और साथ साथ में फिर वो धीरे धीरे जिस काम को बीड़ा लेकर मैं आगे बढ़ा था, वो मेरे काम का सहयोगी बन गया। और नाले के किनारे पटरी पे रहने वाले, सड़क की पटरी पे रहने वाले बच्चों को एकजुट करके उसने भी पढ़ाना शुरू किया। बीच बीच में हम भी उस क्लास में जाया करते थे। तो स्ट्रीट क्लास का मकसद ही यही है। आप सभी लिसनर्स को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी पुलिस की नौकरी ज्यादातर सड़क, गलियों, चौराहों पे ही गुजरती है। तो ऐसी दशा में हमने देखा कि सड़क पर बहुत सारे बच्चों को मैंने काम करते देखा या भीख मांगते देखा। तो इनकी दशा को देखकर मेरा मन द्रवित हो उठता था कि इनके जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। और बदलाव लाने का सबसे अच्छा साधन मुझे लगा कि इनके जीवन में अगर शिक्षा के उजियारे को लाया जाए तो शिक्षा के जरिए से हम इनकी अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकते हैं और इनके जीवन में हम खुशी का सूरज एक बार फिर से उगा सकते हैं। और इन्हीं प्रयासों के साथ इस सफर को चालू किया था, जो कि आज भी अनवरत जारी है। बिल्कुल, ये प्रयास इतना खूबसूरत था कि इसमें और बच्चे जुड़े, सहयोगी बने, सीखा और सिखाया। और मजेदार बात कि लोगों ने तो जो इसमें किया। अनूप जी ने दोस्तों अपने बेटे को, जो 6 साल का था, वो भी संडे के दिन जाता था और उसको जितना आता था वो अपने से छोटे बच्चों को या अपने इक्वल बच्चों को पढ़ाता था। और इस तरीके से उस बच्चे के अंदर जो जज्बात पैदा हुए, वहां से शुरू हो गई बाल चौपाल, जिसका जिक्र कतई हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये एक पारिवारिक सहयोग था समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित, कि बच्चे से लेके बड़े तक सभी जो है कहीं ना कहीं इस स्ट्रीट क्लास के माध्यम से शुरू हुए और उन्होंने बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो हम चाहेंगे कि बाल चौपाल के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि बाल चौपाल की जो शुरुआत की आपके बेटे आनंद ने, जो कि आज देश के बाहर नामचीन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, इतना बड़ा हो गया है, और उसका जो संकल्प हुआ, बाल संकल्प, बाल मन का, वो कौन सी घटना थी जिसकी वजह से बाल चौपाल उसने शुरू किया? सभी लिसनर्स को मैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कभी उसके पढ़ाई में स्टार्टिंग पीरियड से ही मैंने कभी भी पढ़ाई में उसको इस तरीके का दबाव नहीं बनाया कि तुमको बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं या बहुत ज्यादा नंबर लेके आने हैं। परसेंटेज के ऊपर मेरा ध्यान कभी नहीं रहता था। मेरा फोकस ये रहता था कि आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। और वो उस पर एक बहुत अच्छा अपना जो रिजल्ट लेके आता था। तो इसी बीच में पढ़ाई के साथ साथ जब हम एक बार एक जगह घूमने गए थे, तो क्योंकि मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र की एक जगह है जहाँ पर वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और उस घुश्मेश्वर महादेव मंदिर उसको कहा जाता है। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ छोटा सा बच्चा जो आनंद की हम उम्र का था, वो बैठे पढ़ाई कर रहा था मंदिर परिसर के अंदर। तो उसकी स्थिति को, मतलब जो जिस तरीके के उसने कपड़े पहन रखे थे, तो उसको देखकर लगता था कि वो किसी न किसी जरूरतमंद परिवार से ताल्लुक रखता है। तो उसकी पढ़ाई से और उसके लगन से मेरे बेटे को बड़ी प्रेरणा मिली कि इतनी डिम रोशनी में, इतनी मध्यम रोशनी में वो बैठे पढ़ रहा है लगन के साथ में। और जैसे ही आरती का घंटा बजता है कि वो सबसे पहले अपने हाथ पैर को धो के और कपड़े बदल करके, क्योंकि वहाँ जो गणवेश होता है मंदिर के अंदर का, कि महिलाएं और जो हमारी बहनें हैं वो साड़ी के गणवेश में रहेंगी और जो पुरुष होते हैं वो धोती के गणवेश में रहते हैं। तो हम लोग ने भी धोती के गणवेश में मंदिर में प्रवेश किया और वैसे ही उस बच्चे ने भी प्रवेश किया। और सबसे आगे खड़े होकर वो उस आरती को लीड करने लगा। उसका उच्चारण, उसका जो बोलने का तरीका था, उसका ढंग था, तो वो हम लोग को बहुत प्रभावित कर रहा था, विशेषकर से हमारे बेटे आनंद कृष्ण मिश्रा को। जब आरती समाप्त होती है और वो फिर पुनः अपना
धोती उतार करके और फिर उसी कपड़ों में जाकर और डिम रोशनी में बैठ के पढ़ना लगता है। मंदिर परिसर में भ्रमण करने के बाद, दर्शन करने के बाद जब हम लौटते हैं तो हमारा बेटा मुझसे कहता है कि पापा इसको कुछ सेव के रूप में दे दीजिए। तो मैंने 500 रुपए निकाले थे और मैंने, क्योंकि दशहरा नजदीक था, तो मैंने कहा त्योहार के नाते मैंने कहा इसको आप दे दीजिए, बोल दीजिए कि भैया आप इससे कपड़े ले लीजिएगा। तो आप सभी लिसनर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस बच्चे का स्वाभिमान देखिए कि उस बच्चे ने मेरे द्वारा दिए जाने वाले भेंट स्वरूप 500 रुपए को लेने से मना कर दिया और कहा मैं ऐसा कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ जो मुझे खैरात में कोई दे। तो उसकी खुददारी को देखकर मुझे एक फिल्म का एक सीन आ गया, मुकद्दर का सिकंदर का, कि जब अमिताभ बच्चन बूट पॉलिश कर रहे होते हैं और उस पर एक किरदार आकर अपना पैर रखता है और वो खैरात में पैसा देने लगता है तो मना कर देते हैं। तो मुझे वही सीन मेरे दिमाग में जहन में आता है कि देखिए बच्चा कितना खुददार है। तो बहुत मशक्कत के बाद में आसपास के लोग भी उसको समझाते हैं कि अंकल बहुत दूर से आए हैं, बच्चा है उनका दे रहा है। तो कहता है कि पैसे नहीं लेंगे, अगर आपको दिलाना है तो सामने एक दुकान है, उससे हमको हमारी पाठ सामग्री का कुछ सामान दिला दीजिए, पढ़ाई का सामान। तो पढ़ाई का सामान। तो उसमें कुछ कॉपियां थी वगैरह सब जैसे सामान थे। हम लोग गए और उसको सामान दिलाया। इस घटना ने मेरे बेटे के मतलब पूरी मनोदशा को पूरी तरीके से बदल दिया और रास्ते भर वो चर्चा करता रहा मुझसे। और उस समय उम्र उसकी मात्र 6-6.5 साल थी, मतलब तकरीबन 7 साल के आसपास में वो था। और पूरी यात्रा भर, करीब उसके आगे भी 10-12 दिन की हमारी यात्रा थी, तो उस यात्रा भर वो पूछता रहा मुझसे कि ऐसे कितने बच्चे होते होंगे, कैसे क्या चुनौतियां होती होंगी, कैसे नहीं पढ़ पाते होंगे। तो जो हमारा 10वीं क्लास का सफर था, जिन बच्चों के बीच में मैं एक शिक्षा के उजियारे को फैलाने का काम कर रहा था, उनके अनुभवों को मैं अपने बेटे को शेयर करता था। लेकिन कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि जो मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ ये मेरे बेटे के अंदर एक ज्योति जला देंगे और वो आगे चलकर मेरे जैसे ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करने लगेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद में जब वो हम लोग लखनऊ लौटते हैं और करीब 3 से 4 महीने के बाद में, यही जनवरी का महीना होता है और वो 1 जनवरी के बाद से मेरे ऊपर एक दबाव बनाने लगता है कि मुझे इन बच्चों के बीच में रहना है, इन बच्चों को कुछ पढ़ाना है। तो मैंने कहा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, तुम इन्हें क्या पढ़ा पाओगे। तो उसने बड़ा सिंपल सा सहजता से जवाब दिया था कि जो मैं स्कूल से पढ़ के रहूंगा उन्हीं को इन बच्चों में शेयर कर दूंगा, तो मेरा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें मेरा भी लाभ है और उन बच्चों का भी लाभ है। तो मैं उसकी इस बाल आग्रह को मैं टाल नहीं सका। और अभी जो कल दिवस बीता है स्वामी विवेकानंद जयंती, इसी दिन को उसने चुना और स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन ही उसने बाल चौपाल की नींव डाली। और ये कंसेप्ट भी उसी का था कि बाल चौपाल, बच्चों की चौपाल, कि जहाँ पर बच्चे आके बैठे, जैसे गांव की चौपाल होती थी, इसमें गांव के लोग आके बैठते थे, गांव के मुद्दों पे चर्चा करते थे, सलाह मशवरा करते थे। तो बाल चौपाल बच्चों की चौपाल है जिसमें बच्चे आके शामिल हों और उसका मास्टर जी भी हो जो बच्चा हो। तो बच्चों के बीच बच्चों से संवाद और बच्चों के हित में संवाद, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो कोई अन्य मुद्दा हो। धीरे धीरे उसका आनंद का सफर चलता रहा और आज पढ़ाई करने, अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद में वर्तमान में ये वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राज्य एक है एरिज़ोना। तो एरिज़ोना में एएसयू, एरिज़ोना स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी में वो बीटेक जो कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, वो 2nd ईयर है। और लेकिन अभी भी उसके मन में सपना है कि जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और कैरियर पे जब वो कदम रखेगा तो वो ऐसे जरूरतमंद बच्चे जो हमारे भारत के किसी भी कोने में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो हर संभव मदद करेगा, यथासंभव पूरी मदद करेगा उनको आगे बढ़ाने में। जी, तो ये तो शैक्षिक सफर रहा बच्चों के लिए। एक और चीज जो बहुत कहते हैं ना कि बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ी खूबसूरती से मैनेज किया आपने, जो प्रभावशाली रहा उसका परिणाम भी, वो थी मेडिकल हेल्प कैंप जो आपने शुरुआत की। मेडिकल हेल्प जो है, और ये जो शुरू हुई थी कोविड के टाइम में, हेल्पलाइन आपने बना दी थी पूरी, और उस हेल्पलाइन में पूरे देश के तमाम जगहों के डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट सभी जुड़े थे कि अगर कोई घर पे बीमार है, कोविड में अस्पताल जाने की स्थिति नहीं है, तो वो उस हेल्पलाइन से नंबर जो है मिला करके
अपनी समस्या बता दे और उस समस्या को तुरंत जो है मैनेज होगा, और उसके बाद डॉक्टर और एक्सपर्ट जो भी है घर बैठे बैठे उसको कैसे मैनेज करना है अपने सिचुएशन को, वो सलाह देंगे। और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला कि उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ा। मुश्किल चुनौतियों में बाहर निकलने से बचकर उन्होंने अपने आप को सही किया और फिट तक किया। तमाम लोग मानसिक रूप से परेशान हो चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे, उनको भी बहुत मदद मिली इससे। तो ये जो चेन आपने पूरे देश में बनाई थी, ये आइडिया बहुत कमाल का था। इसको आपने कैसे मैनेज किया? ये हम सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि कैसे मैनेज किया। बहुत सारे लोगों के मन में, हमारे श्रोता साथी और देश या समाज में कहीं पे जब भी कोई इस बात को हमारी सुनेगा, तो जो आइडिया होते हैं उससे हम लाभ ले पाते हैं कि जब कभी परिस्थितियां कैसी हों तो कैसे हम कोई तैयारी करके हेल्प कर सकते हैं अचानक भी किसी परिस्थिति में। तो ये आइडियाज, ये जो अनुभव होते हैं बड़े काम के होते हैं, और आपके आइडियाज हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये अनुभव भी जानना चाहती हूँ आपसे। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय कोरोना संकट काल का पहला चरण भारत में प्रवेश कर गया था जी, तो एक खाकी का सेवक होने के नाते और राष्ट्र का एक सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व था कि मैं अपने खाकी को धर्म का निभाने के साथ साथ जो मेरा समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसको भी मैं अच्छे से निभा सकूं। जिस समय हम अपने घर से अपने ऑफिस, अपने कार्यस्थल की ओर जाते थे तो पूरा शहर, लखनऊ शहर जो है वो सन्नाटे में तब्दील हो चुका था। सड़कों पे कोई भी इंसान नजर नहीं आता था। कोरोना का खौफ हर मोहल्ले में, हर गली में, हर सड़क पे नजर आता था। और ऐसे में लोग घरों में बंद होकर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान हो रहे थे। जी जी। तो मैं पंक्तियां दो पढ़ना चाहता हूँ कि वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। व्यक्ति की सामर्थ्य का, व्यक्ति की ज्ञान का सच्चा जो एक परीक्षा होती है वो उस समय होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों। अनुकूल परिस्थितियों में तो हर व्यक्ति अच्छा आचरण कर सकता है, अच्छा बर्ताव कर सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत जब चुनौतियां ज्यादा हों, जब संकट बहुत बड़ा हो, और उस समय आप अपने धैर्य के साथ में, साहस के साथ में, अपनी लगन के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस दौरान जब राष्ट्र सेवा, समाज सेवा का भाव जो है आपके अंदर हो, तो ऐसा ही कुछ भाव मेरे अंदर भी आया कि बहुत सारे मेरे जानने वाले, बहुत सारे मेरे परिचित जो हैं वो घरों में रहते थे और मुझे फोन करते थे एक पुलिस पर्सन होने के नाते कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मेरा राशन समाप्त हो गया है, तो मैं कैसे जाऊं, बाजार खुल नहीं रही है और डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं। तो मुझे एक फिल्म का एक गाना याद आया कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए जी। तो कभी जब मैं पढ़ा करता था तो इस गाने को गुनगुनाता भी था। तो जो इसमें एक वर्ड आता है कि एक दूजे के लिए जी। तो यहीं से मैंने इस एक दूजे के लिए कंसेप्ट को उठाया जी। कि इस संकट काल में क्यों ना हम एक दूजे के लिए मददगार बन जाएं जी। तो इस हेल्पलाइन का नंबर भी मैंने रखा एक दूजे के लिए, स्ट्रेस सॉल्यूशंस एंड मेंटल हेल्पलाइन। तो इसमें हेल्पलाइन तो बन गई और समाचार पत्र के माध्यम से आप सभी रेडियो जंक्शंस और अन्य रेडियो, टीवी, इन सब के माध्यम से लोगों को तक ये ब्रॉडकास्ट हुआ कि ऐसे एक हेल्पलाइन शुरू हुई है। और इस हेल्पलाइन में कोई और नहीं था, मैं सिंगल व्यक्ति था जो इस हेल्पलाइन में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैं कॉलर्स का वेट करता था। अपने दैनिक कामों को करते करते किसी का भी फोन आता था तो मैं फोन पिकअप करता था। और मैंने एक रजिस्टर बना रखा था जिसमें कि उस व्यक्ति का मैं नाम, पता और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसको क्या प्रॉब्लम है, मैं वो नोट करता था। और उसके बाद जब मैं ऑफिस चला जाता था तो उस ऑफिस जाने के बाद, अपनी ड्यूटी करने के बाद में जब मैं घर लौटता था तो उस पर मेरा काम चालू होता था कि इस व्यक्ति ने मुझे फोन सुबह किया था, इसको डॉक्टर की जरूरत है, इसको दैनिक सामग्री की जरूरत है, इसके लिए फला जरूरत है। उसी के अनुसार मेरा काम शुरू होता था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी मेडिकल हेल्प की। तो डॉक्टर्स के क्लिनिक, बहुत सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद हुए थे और
मरीजों को डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे थे। डॉक्टरों के सामने भी कोरोना की बहुत बड़ी चुनौती थी। उनका कभी काम 2 गुने से ज्यादा बढ़ चुका था। तो ऐसे में बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जो जिनका रूटीन इलाज चलता है, जैसे शुगर है और बीपी है। तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं, उनका रूटीन चेकअप और रूटीन रेगुलर डॉक्टर से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे डॉक्टरों का से उनका संवाद ना हो पाने पे उनकी कहीं ना कहीं जो है शारीरिक स्थिति बिगड़ रही थी। और साथ साथ में क्या है, कोरोना का भय जो है उनको और डरा रहा था और उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही थी। ये पहला क्वेश्चन बना मेरे लिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने ये था कि घरों में लोग पति पत्नी जो हैं और बच्चे बिल्कुल कैद हो गए थे। कोरोना की त्रासदी के चलते बिल्कुल वो घर में कैद थे। तो कुछ दिन तक तो लोगों ने टीवी मनोरंजन ये सब करके तो बिता लिया, लेकिन जब ये अवधि बढ़ने लगी तो बहुत सारे केसेस आने लगे न्यूज में और करके कि घरों में विवाद होने लगा और लोगों की मेंटल प्रॉब्लम बढ़ने लगी, मानसिक अवसाद रहने लगा, लोग डिप्रेशन में जाने लगे। जिनका मतलब बिजनेस में घाटा हो रहा था वो लोग भी मानसिक रूप से पीड़ित होने लगे। तो ऐसी बहुत सारी जो चिकित्सीय चुनौतियां थी वो मेरे सामने आने लगी। तो मैंने इन सबको एक सूत्र में समेटा और मैंने बहुत सारे अपने सम्मानित देवतुल्य चिकित्सकों से विनम्र आग्रह किया कि अगर हम चाहें तो इस एक दूजे हेल्पलाइन के जरिए से हम सैकड़ों लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। तो सभी ने मेरे से एक सवाल किया था कि कैसे, कोरोना में तो यहाँ निकलना नहीं है, जो गाइडलाइंस हैं कोविड गाइडलाइंस उनको फॉलो करना है मुझे। तो मैंने जैसे भी आपने कहा कि आइडिया कैसे आता है, तो ये आइडिया भी मेरे दिमाग से खुद जनरेट हुआ था कि हम क्यों ना आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करें। तो उस आधुनिक टेक्नोलॉजी के तहत ही हम आपसे जुड़े हैं और आपसे रेडियो जंक्शन जुड़ने के साथ साथ इस समय हजारों लाखों की संख्या में देश से विदेश तक रेडियो जंक्शन के लिसनर्स मुझे सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी टेक्नोलॉजी को ही मैंने इस्तेमाल किया और मैंने कहा कि जैसे मेरे पास फोन आता है किसी व्यक्ति का और उसको डॉक्टर की जरूरत है, तो मेरा डॉक्टर जो है वो मैं उसको बता दूंगा कि इस टाइम पे 7 बजे शाम को या 8 बजे शाम को आप डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर फोन पे बात कर लेंगे या अगर उनको जरूरत होगी तो वीडियो कॉल कर लेंगे और वीडियो कॉल करके टेलीकम्युनिकेशन के जरिए से वो आपकी जो आपकी बीमारी है, बीमारी के लक्षण है उनको समझ लेंगे और फिर वो आपको उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, बता देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अगर आपको दवा लेने में असुविधा हो रही है, मोस्टली तो मेडिकल स्टोर्स कोरोना संकट काल में खुले हुए थे, ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी थी, सप्लाई ऑनलाइन व्यवस्था थी, फिर भी मेरी तरफ से ये एक आग्रह था, लोगों से निवेदन था कि अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, अपने आसपास नहीं मिल पा रही हैं, तो आप मुझसे इस चीज को शेयर कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे वो दवाइयां शेयर कर दीजिए, मैं या मेरा कोई वॉलंटियर लेकर आपके घर के बाहर तक पहुंचा देगा और जो भी उसका पेमेंट है वो आप दवाइयों का पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं दुकानदार को। तो ऐसे करिए धीरे धीरे काफिला चला और ये सिर्फ लखनऊ तक नहीं सिमटा। मैं रेडियो जंक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मेरी मुहिम को जो अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक जन आंदोलन बन गया और इस जन आंदोलन के तहत केवल लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के बाहर PHU, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, इस तरीके के बहुत सारे जगहों के और आउट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश से बाहर, महाराष्ट्र, बेंगलोर, ऐसे बहुत जगह से डॉक्टर्स इस एक दूसरे की हेल्पलाइन से जुड़े और उन देवतुल्य डॉक्टरों के माध्यम से हमने लोगों की सेवा करी। तो ये सेवा करने का एक अवसर था कोरोना संकट काल में कि हम लोगों तक पहुंच पाए, लोगों की मदद कर पाए और इसके लिए मैं धन्यवाद को देना चाहता हूँ अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को कि उन्होंने मेरे अंदर ये सामर्थ्य रखी कि जिस संकट काल में जब मैं निकलता था तो मैं बताना चाहता हूँ सभी लिसनर्स को कि मुझे खौफ तो कभी नहीं रहता रहा कि मुझे बीमारी हो जाएगी या मैं ऐसा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं स्लम एरिया में भी जाता था और कच्ची बस्तियों में जाता था जरूरतमंद सामान बांटने के लिए, पूरी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जाता था। लेकिन जब मैं घर आता था
तो घर आने पे जो सारे तरीके लोग अपना रहे थे, वही मैं भी अपनाता था कि मैं अपने कपड़ों को उतारना, बाहर रखना, फिर इस तरह करके, तो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार से को मैं बहुत कम समय दे पाता था। बिल्कुल। इस कंडीशन पे बेटे से मैं बहुत दूर दूर रहता था, क्योंकि मैं लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वायरस मेरे साथ में मेरे घर में आ जाए और मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी उसमें चपेट में ले आए। तो लड़ाई बहुत बड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हौसले के साथ किसी रास्ते पे बढ़ा जाए और ईश्वर के को अपना इष्ट देव मानकर आगे बढ़ा जाए और उनका आशीर्वाद लेकर, तो वो मंजिल जरूर मिलती है। तो मंजिल भी मिली, लोगों की मदद भी हुई। हाँ, एक घटनाक्रम मैं जरूर बताना चाहता हूँ आपके, और इस मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं, उस मुद्दे की आखिरी पड़ाव यही होगा कि कभी कभी हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है और हम उस पैसे की अंधी दौड़ में कुछ चीजों की हम इम्पोर्टेंस, उनका महत्व नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा चुनौती इस समय सामने आई, खासतौर से सेकंड वेव में ऑक्सीजन की, ठीक है, जिस समय लोग अपने पैसे को लेकर इधर उधर भटक रहे थे कि कोई उनको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दे। 50-50, 60,000, 70,000 रुपए का सिलेंडर लोग लेने को तैयार थे, ठीक है। वो तो चलिए एक त्रासदी थी जो आई और चली गई, और उस त्रासदी में हमारे बहुत सारे भाई बहन के परिवारों में, बहुत सारे घरों में बहुत सारी जो है डेथ हुई, और बहुत उसका मुझे भी बहुत शोक संवेदना है उस परिवार के प्रति भी है। लेकिन हमें इन घटना से एक सबक लेना चाहिए कि हम अपने आसपास में पेड़ पौधों को बचाने का काम करें। अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लगाने के साथ साथ उनको बचाएं भी। और जो पेड़ पौधे लगे हैं वो उनको जरूर उनको संरक्षण करें, उनको बचाएं, क्योंकि इनसे जो मिलने वाली ऑक्सीजन है वो सीधे सीधे जो है वो हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमारे प्राणों को के लिए बहुत जरूरी है इसका। और इसका सीधा सीधा परिणाम हमने अभी हाल में जो कोरोना त्रासदी है उसमें देखा। और बहुत सारे लोगों ने, मतलब ऐसे केस सुनने में आए भी कि ऑक्सीजन कम थी, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था, कहाँ जाएं क्या करें, लोगों ने पेड़ों पर अपना आसरा बना लिया, मचान बना लिए, पेड़ों पर रहे कि बीमार है तो वहीं पड़े रहेंगे पेड़ों पर, ऑक्सीजन पीपल के और बरगद के पेड़ों पर उन्होंने बनाई मचान और स्वस्थ हुए। पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी चरपाई लगाई, वहां पे सोए कि यहाँ पे 24 आवर हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी तो हम कवर कर पाएंगे। इतने उपाय किए गए तो वैल्यू समझ में आई कि पेड़ की औकात क्या है, कि वो पल भर में जो है हमें जिंदगी से इस पार या उस पार जो है पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये जो चीजें थीं ये उस दौर में भी थीं, और ये सबसे बड़ी बात है कि चुनौतियों के साथ एक पूरे देश में लोगों की मदद के लिए आइडियाज के साथ करना, ऐसी मुश्किलें और ऐसे आइडियाज मुश्किल के साथ साथ सामान्य जीवन में, रूटीन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर जीवन में पैसा है, सक्षम है, तो अपनी कमाई से कुछ हिस्सा देश और समाज के लिए अगर समर्पित हो, इस भाव से नहीं कि हमें लोग जानेंगे, हमारी चर्चा होगी, सिर्फ इस भाव से कि ये हमारा कर्तव्य है और ये कर्तव्य ही मनुष्य धर्म है। पहले लोग यही करते थे, आज लोग सेल्फिश हो गए हैं तो सिर्फ अपना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये स्वार्थ का जो आवरण हमने ओढ़ रखा है ये दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है। संबंध बनाए रखने की जरूरत है, प्रेम से आगे बढ़ने की जरूरत है। और अनूप जी, आपने जो प्रयास किया तो ये तो प्रयास था ही आपका, और लगातार जो और भी प्रयास है ये हमें उम्मीद है कि हमेशा होते रहेंगे, होते ही रहते हैं। और आपके बाद आपकी पीढ़ी में आपका बेटा आनंद उसको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल अपने आप को इतने लेवल तक ले गया, पढ़ाई के माध्यम से एक अच्छा मुकाम उसने बनाया है अपना, उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं और आपके कार्य के लिए शुभकामनाएं। और श्रोता साथियों ने तो जो शुभकामनाएं भेजी आपके लिए, आपको समर्पित गीत हमें बजाने के लिए बोले हैं, वो सब तो हमने इसीलिए पहले शामिल किए कि आप तक लोगों के भाव पहुंच सकें, कि ऐसा नहीं है कि लोग जानना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे सभी उन मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, शुभकामनाएं भेजी। और अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। और धन्यवाद। मैं एक बार आपके माध्यम से उन पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि आज समय बदलने के साथ साथ जो पुलिस ऑफिसर्स अपने अधीनस्थों को इस तरह के कार्यों के लिए जो है प्रेरित करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक टफ टास्क रूटीन की नौकरी के साथ
नौकरी में कई बार डिसिप्लिन भी टूट जाता है ऐसे कार्यों को करने के लिए, तो वहां पे वो मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सहयोग करते हैं। तो ये जो उनका सहयोग है विभागीय स्तर पे ना, ये भी बहुत अप्रिशिएट करने लायक है कि अगर एक दूसरे की चीजों को, मनोदशा को समझते, हम समर्थन दे दें, सपोर्ट कर दें, मोटिवेट कर दें, तो ये भी बहुत बड़ा, वरना हम ड्यूटी आवर में डर के मारे भी कई बार कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा धन्यवाद है उस विभाग के सभी पुलिसकर्मियों के लिए, उन सभी, आपके माध्यम से उन सभी खाकी धारी भाइयों के लिए जो देश को समर्पित होकर समाज को भी समर्पित हैं और पूरे परिवार के साथ तन मन धन से लगे रहते हैं। वर्दी धारण कर लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कि हमारे मन में हमने क्या धारण कर रखा है। इसलिए एक बार आप सभी खाकीधारियों को मेरी तरफ से सलाम है, और सभी विभागीय पुलिसकर्मियों को जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज में एक पुलिस मित्र की छवि बना रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।